नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की मशहूर कहानियां जो रहस्य, भावनाओं और इंसानी मन की गहराइयों को छू जाती है। आज की कहानी है क्वीन ऑफ मिस्ट्री, अगाथा क्रिस्टी की एक सिहरन भरी क्लासिक, जिसमें प्यार, भरोसे और धोखे के बीच छिपा है एक जानलेवा राज। कहानी का नाम है फिलोमेल कॉटेज। एक प्यारी, भोली औरत एलेक्स और उसका आकर्षक लेकिन रहस्यमयी पति जेराल्ड। एक शांत घर, एक खूबसूरत जिंदगी, पर उस सुकून की दीवारों के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रहस्य और डर से भरी अगाथा क्रिस्टी की अविस्मरणीय कहानी, फिलोमेल कॉटेज पार्ट 1। बाय डार्लिंग। गुड बाय स्वीट हार्ट। एलेक्स मार्टिन छोटे से लकड़ी के गेट पर झुकी खड़ी थी, अपने पति को जाते हुए देखती हुई। वो सड़क पर गांव की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में मोड़ आया और वो नजरों से ओझल हो गया, लेकिन एलेक्स वहीं रुकी रही, हवा में उड़ती लटों को पीछे करती हुई, ख्यालों में कहीं दूर डूबी हुई, चेहरे पर एक हल्की खोई सी मुस्कान, जैसे कोई मीठी सुबह की याद अभी भी दिल के आसपास तैर रही हो। एलेक्स न तो बहुत खूबसूरत थी और न ही उन औरतों में से जिन्हें देखकर लोग पलटकर देखे, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी, एक शांत चमकती सी रोशनी थी। अगर उसके पुराने ऑफिस वाले साथी उसे आज देख लेते तो शायद पहचान ही नहीं पाते। कभी वो मिस एलेक्स किंग थी, चुस्त दुरुस्त, तेज काम करने वाली, थोड़ी सख्त, लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद टाइपिस्ट। 15 साल की लगातार नौकरी, 18 साल से लेकर 33 तक। खासकर बीमार मां की जिम्मेदारी ने उसके चेहरे की कोमलता धीरे धीरे मिटा दी थी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा रोमांस भी था। डिक विंडीफोर्ड, उसके साथ काम करने वाला एक लड़का। डिक उसे चाहता था, ये एलेक्स जानती थी, बिना उसके कहे भी। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन डिक की छोटी सी आमदनी और अपने छोटे भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसे शादी के बारे में सोचने नहीं देती थी। फिर एक दिन जिंदगी ने अचानक करवट ली। एक दूर के रिश्तेदार की मौत ने एलेक्स को विरासत में कुछ हजार पाउंड दे दिए। उसके लिए यह रकम आजादी थी, सुकून था, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब तो उसे लगा कि इंतजार खत्म होने वाला है। अब वो और डिक शायद सच में साथ हो पाएंगे। वो हमेशा मानती थी कि एक दिन डिक से उसकी शादी जरूर होगी। दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे और समझदार भी थे। कोई जल्दी नहीं, कोई उतावलापन नहीं। इस तरह कई साल बीत गए, लेकिन फिर डिक बदल गया। वो जो कभी मुस्कुराकर बातें करता था, अब चुप और उदास रहने लगा। एलेक्स सब समझ गई। अब वो सिर्फ एक टाइपिस्ट नहीं रही थी, अब उसके पास पैसे थे, और यही बात डिक को पीछे खींच रही थी। उसका प्यार अब उसकी शराफत और अहंकार के बीच फंस गया था। एलेक्स ने उसे इसके लिए कभी दोष नहीं दिया, बल्कि खुद सोचने लगी कि शायद उसे ही पहला कदम उठाना चाहिए। और तभी, जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिंदगी ने फिर अचानक एक नया मोड़ ले लिया। एक दोस्त के घर पर एलेक्स की मुलाकात हुई जेराल्ड मार्टिन से। बस पहली नजर में ही जेराल्ड उस पर फिदा हो गया, और एक हफ्ते के भीतर दोनों की सगाई हो गई। एलेक्स, जिसने हमेशा खुद से कहा था कि वो इश्क में पड़ने वालों में से नहीं है, अब पूरी तरह मोहब्बत में डूब चुकी थी। उसके पैरों तले की जमीन ही खींच ली हो। उसे पता नहीं था कि इस एक फैसले से वो अपने पुराने प्रेमी डिक विंडीफोर्ड के अंदर सोया हुआ तूफान जगा देगी। डिक उससे मिलने आया, कांपती आवाज में, गुस्से और दर्द से भरा हुआ। वो आदमी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। एलेक्स ने शांति से कहा। मैं इतना तो जानती हूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ। डिक तिलमिला उठा। सिर्फ एक हफ्ते में किसी से प्यार करना ये कैसे मुमकिन है? हर किसी को ये समझने में 11 साल नहीं लगते कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। डिक का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। मैं तो तुम्हें उसी दिन से चाहता हूँ, जिस दिन पहली बार मैं तुमसे मिला था। मुझे लगा था कि तुम भी मुझे चाहती हो। एलेक्स ने आंखें झुका ली और धीरे से कहा, मैं भी यही सोचती थी,
लेकिन अब समझ आया, शायद तब मुझे असली प्यार का मतलब पता ही नहीं था। डिक का धैर्य अब पूरी तरह टूट गया था। वो बेकाबू उठा, कभी विनती करता, कभी आवाज ऊंची कर देता और फिर बात बात में जेराल्ड को लेकर चेतावनी देने लगता। एलेक्स स्तंभ थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस शांत, गंभीर, लगभग संकोची आदमी के भीतर इतना उबलता हुआ ज्वालामुखी छिपा हो सकता है। एलेक्स अपने घर के छोटे गेट पर खड़ी थी और उस पुरानी मुलाकात को याद कर रही थी। शादी को 1 महीना हो चुका था। जिंदगी किसी सुखद सपने की तरह बह रही थी। लेकिन आज जब उसका पति गांव की ओर गया हुआ था, उसके दिल में अचानक एक अनजानी बेचैनी उठी। एक ऐसी बेचैनी जिसका नाम वो जानती थी, डिक विंडीफोर्ड। शादी के बाद से एलेक्स को एक ही सपना 3 बार आया था। जगह हर बार बदल जाती। कभी कोई सुनसान सड़क, कभी कम रोशनी वाला कमरा, कभी खुला हुआ खेत। लेकिन सपना हमेशा उसी मोड़ पर पहुंच जाता। वो देखती, उसका पति जमीन पर पड़ा है, बेखबर, निर्जीव, और उसके ठीक ऊपर खड़ा है डिक विंडीफोर्ड, जिसके हाथ में था उस मौत का सबूत। पर असली दहशत सपने की तस्वीर में नहीं थी, बल्कि एलेक्स की भावना में थी। क्योंकि हर बार उस मृत शरीर को देखकर उसे दुख नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता। वो डिक के हाथ पकड़ लेती है, मानो कोई बोझ उतर गया हो। कभी उसका हाथ दबाकर उसका धन्यवाद करती, और कभी अचानक उसकी बाहों में समा जाती, और सपना हमेशा उसी दृश्य पर खत्म होता। एलेक्स डिक विंडीफोर्ड की बाहों में एक अनजानी राहत में खोई हुई। एलेक्स ने यह सपना अपने पति को कभी नहीं बताया था, पर अंदर ही अंदर वो उसे जितना नजरअंदाज करने की कोशिश करती, उतना ही वो सपना उसके दिल में गहराई तक उतरता चला जाता। क्या ये कोई इशारा था, कोई चेतावनी डिक विंडीफोर्ड के खिलाफ? वो अभी भी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक घर के अंदर से टेलीफोन की घंटी बजी। वो जल्दी से अंदर गई और रिसीवर उठाया। हेलो। और फिर अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन बोल रही हैं? एलेक्स, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मैं हूं डिक। एलेक्स के होंठ सूख गए। ओ, तुम कहाँ हो अभी? ट्रैवलर्स आर्म्स में। हाँ, वही तुम्हारे गांव का छोटा सा सराय। मैं छुट्टी पर आया हूं, थोड़ी मछली पकड़ने। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं अगर आज शाम खाने के बाद तुम दोनों से मिलने आ जाऊं? नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी रही। फिर डिक की आवाज बदली हुई लगी, ठंडी, औपचारिक। माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। एलेक्स को झटका लगा। वो जानती थी उसका बर्ताव कितना अजीब लग रहा होगा। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल आज रात हमारी कुछ मीटिंग है। तुम चाहो तो कल रात डिनर पर आ सकते हो। धन्यवाद, पर शायद मैं कल तक यहाँ रुकूं भी नहीं। पक्का नहीं कह सकता। शायद कोई पुराना दोस्त मिलने आ जाए तो रुक जाऊं। फिलहाल अलविदा। एक पल की चुप्पी के बाद उसने हल्के से कहा, शुभकामनाएं मेरी प्यारी एलेक्स। फोन कट गया। एलेक्स ने चैन की सांस ली। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। ऐसे ही डरते डरते क्या मैं खुद अपने दिमाग से खेल रही हूँ। लेकिन अच्छा हुआ वो नहीं आ रहा। वो टेबल पर रखी टोपी उठाकर बाहर आई और उसकी नजर दरवाजे के ऊपर पड़े नाम पर ठहर गई, फिल्मिल कॉटेज। वो हल्के से मुस्कुरा दी। याद आया जब शादी से पहले उसने जेराल्ड से कहा था। क्या ये नाम थोड़ा अजीब नहीं है? जेराल्ड हंस पड़ा था। अरे मेरी प्यारी लंदन वाली, ग्रीक में बुलबुल को फिलोमेल कहते हैं। तुमने कभी बुलबुल की आवाज सुनी भी है? अच्छा ही है कि नहीं सुनी, क्योंकि बुलबुल की आवाज तो सिर्फ प्रेमियों के लिए होती है। एक दिन हम दोनों इसे अपने घर के बाहर साथ सुनेंगे। वो याद करके शर्मा गई, क्योंकि उन्होंने सचमुच उस रात फिलोमेल कॉटेज के बाहर बैठकर बुलबुल की आवाज सुनी थी। ये जगह, फिलोमेल कॉटेज, जेराल्ड ही उसे दिखाने लाया था। देखो एलेक्स, एकदम अनोखी जगह है, हम दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और जब एलेक्स ने देखा, वो भी उसकी दीवानी हो गई। सच था, जगह थोड़ी सुनसान थी। गांव करीब 2 मील दूर था, लेकिन कॉटेज इतना प्यारा,
इतना सुकून भरा था कि वो मना ही नहीं कर सकी। अंदर की हर चीज किसी सपने जैसी थी। बाथरूम, गर्म पानी, बिजली, यहां तक कि टेलीफोन भी। उसे लगा यही है उसका सपनों का घर। बस एक छोटी सी मुश्किल थी। मकान किराए का नहीं, बल्कि बिक्री के लिए था। कीमत थी पूरे 3,000 पाउंड। जेराल्ड के पास सिर्फ 1,000 थे। लेकिन एलेक्स मुस्कुराई और बोली, तुम घबराओ मत जेराल्ड, बाकी के मैं दे दूंगी। उसने अपने सारे बेरर बॉन्ड्स बेच दिए और यूं फिलोमेल कॉटेज बन गया उनका अपना घर। अभी नौकर नहीं थे, पर एलेक्स को जरा भी बुरा नहीं लगता था। वो खुद खाना बनाती, बगीचे की देखभाल करती और घर का हर कोना, हर दीवार वो उसे अपनेपन से भर देती थी। बगीचे की देखभाल गांव का बूढ़ा माली जॉर्ज करता था, जो हफ्ते में 2 बार आता था, सोमवार और शुक्रवार को। लेकिन आज बुधवार था और जब एलेक्स ने यूं ही घर का चक्कर लगाया तो अचानक ठिठक गई, क्योंकि जॉर्ज आज बगीचे में काम कर रहा था। अरे जॉर्ज, तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स ने हैरानी से पूछा जब उसने बगीचे में उसे काम करते देखा। बूढ़ा माली मुस्कुराया, अपनी पुरानी टोपी को थोड़ा झुकाते हुए बोला, आपको जरूर हैरानी हुई होगी मैडम। दरअसल इस शुक्रवार को स्क्वायर साहब के घर मेला और जलसा है, तो मैंने सोचा क्यों न इस हफ्ते का काम आज ही निपटा लूं, ताकि शुक्रवार को चैन से मजे कर सकूं। एलेक्स हंस दी। अरे ठीक है जॉर्ज, जाओ मेला एंजॉय करना। जॉर्ज हंसते हुए बोला, जी मैडम, क्यों नहीं। अच्छा लगता है पेट भर खाना और ये जानकर कि बिल कोई और चुकाएगा। वो जोर से हंस पड़ा। स्क्वायर साहब हर साल किराएदारों के लिए पूरा दावत का इंतजाम करते हैं। सोचा इस बार आपसे पहले मिलूं, क्योंकि कल तो आप लोग लंदन जा रहे हैं ना। एलेक्स चौंक गई। लंदन? नहीं तो, हमें तो कहीं नहीं जाना। जॉर्ज की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अरे, लेकिन कल ही तो मैंने मालिक को गांव में देखा था। उन्होंने तो कहा आप दोनों कल लंदन जा रहे हैं और पता नहीं कब लौटेंगे। एलेक्स हल्के से हंसी। तुमने शायद कुछ गलत सुना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच में पड़ गई। जेराल्ड ने ऐसा क्यों कहा होगा? लंदन? नहीं, वो तो वहां फिर कभी नहीं जाना चाहती थी। जॉर्ज फिर मुस्कुराया। शायद मैंने ही गलत सुना होगा, लेकिन उन्होंने तो साफ कहा था। खैर, अच्छा हुआ आप यही रह रही हैं। ये आजकल की घूमने फिरने की आदतें मुझे कभी समझ नहीं आती। और वो लंदन, वहां की गाड़ियां तो आदमी को घर में टिकने ही नहीं देती। वो हंसते हुए बोला, जानती हैं मैडम, इस घर के पुराने मालिक मिस्टर एम्स बहुत शरीफ आदमी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोटर कार खरीदी, चैन से रहना भूल गए। 1 महीना भी नहीं बीता कि ये कॉटेज बेचने निकल पड़े। बाथरूम, बिजली, हर कमरे में नल, सब लगवाया। मैंने तो उनसे कहा भी, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो साहिब, पैसा तो वापस नहीं मिलेगा। वो बोले, मिल जाएगा जॉर्ज, पूरे 2,000 पाउंड। और देखिए, सच में मिला भी। एलेक्स मुस्कुराई। नहीं जॉर्ज, उसे तो 3,000 पाउंड मिले थे। जॉर्ज ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं मैडम, 2,000 ही थे। यही बात उस वक्त पूरे गांव में चर्चा में थी। एलेक्स कुछ पल चुप रही, फिर हल्के स्वर में बोली, पर सच में 3,000 थे। जॉर्ज हंसते हुए बोला, अरे, औरतें तो कभी हिसाब नहीं समझती। आप ये मत कहिए कि मिस्टर एम्स ने खुद आपको बैठाकर 3,000 की बात कही होगी। एलेक्स ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं, मेरे पति से कहा था। जॉर्ज ने झुककर मिट्टी में फिर से खुदाई शुरू की। नहीं मैडम, उसने जिद भरे लहजे में कहा, दाम तो 2,000 ही था, पूरे गांव को मालूम है। एलेक्स ने और बहस नहीं की। वो चुपचाप आगे बढ़ी, दूसरी क्यारी की तरफ, और कुछ फूल तोड़ने लगी। घर की ओर लौटते हुए फूलों की खुशबू में उसका मन कुछ हल्का हुआ ही था कि नजर जमीन पर पड़ी। पत्तों के बीच एक छोटी हरी किताब पड़ी थी। वो झुकी, उठाकर देखा जेराल्ड की पॉकेट डायरी। शायद बागवानी करते वक्त गिर गई होगी। एलेक्स हल्के से मुस्कुराई और डायरी खोल ली। अंदर साफ सुथरी लिखावट, हर दिन का हिसाब, हर काम का समय तय। वो जानती थी उसका पति जरा सा भी अव्यवस्थित नहीं था। हर चीज में नियम
हर बात में अनुशासन। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर एक तारीख पर ठहर गई। 14 मई, शादी, सेंट पीटर्स, 2:30। वो मुस्कुरा दी, लेकिन तभी उसकी नजर अगले पन्ने पर गई। गुरुवार, 18 जून, यानी आज की तारीख, और नीचे बस 2 शब्द लिखे थे, 9 PM। बस इतना ही। वो कुछ पल के लिए ठिठक गई। आज रात 9 बजे। उसने धीरे से दोहराया, क्या प्लान है जेराल्ड का? वो मुस्कुराने की कोशिश करती रही। अगर ये कोई कहानी होती तो शायद यहां किसी और औरत का नाम लिखा होता, लेकिन जब उसने आगे के पन्ने देखे, हर जगह वही था, अपॉइंटमेंट्स, बिजनेस के नोट्स, और औरत का नाम सिर्फ एक, एलेक्स। फिर भी उसके दिल में एक हल्की सिहरन दौड़ गई, और तभी उसके कानों में गूंज उठा डिक का बोला हुआ वो पुराना चेतावनी भरा वाक्य, वो आदमी तुम्हारे लिए अजनबी है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो सही तो कह रहा था। वो सच में जेराल्ड के बारे में कितना जानती थी? जेराल्ड की उम्र 40 साल, और इन 40 सालों में क्या उसकी जिंदगी में और औरतें नहीं आई होंगी? एलेक्स ने सिर झटका। नहीं, नहीं, ये क्या बेतुके ख्याल आ रहे हैं मुझे? वो चाहकर भी अपने डर को पूरी तरह दबा नहीं पा रही थी। मन जैसे किसी अनजानी आशंका से भरा हुआ था। अब उसके सामने एक और सवाल खड़ा था। क्या उसे जेराल्ड को बताना चाहिए कि डिक ने फोन किया था? अगर जेराल्ड पहले ही गांव में डिक से मिल चुका हो तो वो खुद आकर जरूर बताएगा। लेकिन अगर नहीं बताया तो क्या उसे खुद कहना चाहिए, या चुप रहना ही बेहतर होगा? एलेक्स देर तक यूं ही खड़ी रही, दिल और दिमाग के बीच चल रही उस खामोश जंग में उलझी हुई। उसका दिल नहीं चाहता था कहीं वो बात बताए और जेराल्ड हंसते हुए कह दे, अरे तो क्यों ना उसे कल डिनर पर बुला ले? और तब उसे मानना पड़ता कि डिक खुद आने की बात कह चुका था और उसने मना कर दिया था। फिर जेराल्ड पूछता, क्यों? क्या वो कहती, क्योंकि मैंने सपना देखा कि डिक तुम्हें मार देगा? वो हंस देता, या शायद उसे पागल समझ लेता। आखिरकार एलेक्स ने फैसला किया, वो कुछ नहीं बताएगी। पहली बार उसने अपने पति से कोई बात छुपाई थी, और इस बात ने उसे भीतर तक बेचैन कर दिया, जैसे कोई अदृश्य दीवार धीरे धीरे उनके बीच खड़ी हो रही हो। थोड़ी देर बाद जब एलेक्स ने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी तो वो झट से रसोई में चली गई, जैसे किसी काम में व्यस्त हो। क्या कुछ पक रहा है? जेराल्ड की मुस्कुराती आवाज आई। हाँ, बस लंच तैयार हो रहा है। एलेक्स ने सहज बनने की कोशिश की। उसे हल्की सी राहत मिली। जेराल्ड के हाव भाव से साफ था वो डिक से नहीं मिला था। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अब एक राज छिपा था। पहली बार सचमुच कुछ छिपाने वाला राज। रात के खाने के बाद दोनों ओक की लकड़ी वाले लिविंग रूम में बैठे थे। खिड़कियां खुली थी। बाहर से फूलों की खुशबू और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसी वक्त एलेक्स को अचानक याद आया, वो डायरी। उसने हंसते हुए कहा, अरे ये देखो, आज तुमने इससे फूलों को पानी दिया है। एलेक्स ने डायरी उसकी गोद में उछाल दी। जेराल्ड मुस्कुराया, अरे ये तो वही गिर गई होगी। अब तो मैं तुम्हारे सारे राज जान गई हूँ। एलेक्स ने शरारत भरे अंदाज में कहा। जेराल्ड ने सिर हिलाया, नहीं नहीं, मिसेस मार्टिन कोई राज नहीं है। तो फिर आज रात 9 बजे की जो मीटिंग लिखी है वो क्या है? जेराल्ड एक पल को चौंका, फिर उसकी मुस्कान लौट आई। वो झुककर बोला, वो तो बहुत खास मुलाकात है, उस लड़की से जिसके भूरे बाल है, नीली आंखें, और जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। एलेक्स ने बनावटी गुस्से में कहा। ओ, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे? अरे नहीं, सच कह रहा हूं। दरअसल वो तो बस याद दिलाने के लिए लिखा था। आज रात मुझे कुछ फोटोग्राफ का नेगेटिव्स डेवलप करने हैं और मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। जेराल्ड को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। उसके पास पुराना लेकिन बेहतरीन कैमरा था और घर के नीचे बने छोटे तहखाने को उसने अपना डार्क रूम बना रखा था। एलेक्स मुस्कुराई। और क्या वो काम ठीक रात के 9 बजे ही होगा? जेराल्ड का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे ये मजाक उसे कुछ अच्छा न लगा हो। जेराल्ड ने जरा सख्त लहजे में कहा, मेरी प्यारी, हर काम के लिए एक तय वक्त होना चाहिए, तभी आदमी सही ढंग से काम कर पाता है।
एलेक्स कुछ पल चुप रही, बस उसे देखती रही। वो कुर्सी पर पीछे झुका बैठा था। पाइप के धुएं के बीच उसका चेहरा आधा रोशनी में, आधा साए में था। साफ शेव किया हुआ चेहरा, मजबूत जबड़ा, गहरी आंखें, एक ऐसा चेहरा जो एक पल में सपनों जैसा खूबसूरत लगता और अगले ही पल अजीब सा डर जगा देता। अचानक जाने कहां से एक डर की लहर उसके भीतर दौड़ गई। वो खुद को रोक न पाई और धीरे से बोली, ओ जेराल्ड, काश मैं तुम्हारे बारे में और जान पाती। जेराल्ड ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्यों मेरी जान, तुम तो सब जानती हो मेरे बारे में। मैंने बताया था ना, नॉर्थम्बरलैंड में मेरा बचपन, फिर साउथ अफ्रीका में कुछ साल, और फिर पिछले 10 साल कनाडा में, जहां मुझे सफलता मिली। एलेक्स ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन वो तो बिजनेस की बातें हैं। जेराल्ड हंस पड़ा, एक हल्की मगर ठंडी सी हंसी। अब समझा, तुम औरतों को तो बस एक ही चीज में दिलचस्पी होती है, प्यार की कहानियां। एलेक्स का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, हाँ, पर तुम्हारी जिंदगी में और भी औरतें तो रही होंगी ना? मतलब मैं बस जानना चाहती हूँ। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जेराल्ड का चेहरा गंभीर था, जैसे किसी पुराने ख्याल में डूबा हो। फिर उसने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है ऐसी बातें करना ठीक है? हर इंसान के अतीत में कुछ बातें होती हैं। हाँ, औरतें भी रही है मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं कसम खा सकता हूं उनमें से किसी की भी कोई अहमियत नहीं थी। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी और एलेक्स ने राहत की सांस ली। अब संतुष्ट हो? जेराल्ड मुस्कुराया, फिर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर आज अचानक ये सब क्यों सोचने लगी तुम? पहले तो कभी नहीं पूछा। एलेक्स उठी और कमरे में टहलने लगी और धीमे स्वर में कहा, मालूम नहीं, आज पूरा दिन कुछ अजीब सा लग रहा है। जाने क्यों बहुत घबराहट हो रही थी। जेराल्ड ने हल्की आवाज में खुद से कहा, अजीब बात है, बहुत अजीब। क्यों अजीब? एलेक्स ने तुरंत मुड़कर पूछा। वो झट से संभला। अरे नहीं मेरी जान, बस यूं ही कहा, क्योंकि तुम तो हमेशा इतनी शांत, इतनी प्यारी रहती हो। आज तो सब कुछ ही गड़बड़ लग रहा है। यहाँ तक कि वो बूढ़ा माली जॉर्ज भी कह रहा था कि हम लोग कल लंदन जा रहे हैं। कहता है तुमने उसे बताया। तुमने कब उसे देखा? वो आज आया था, कहा शुक्रवार को गांव में मिला है। जेराल्ड के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। वो धीमे से बुदबुदाया, कमबख्त बूढ़ा। एलेक्स हैरान रह गई। उसने जेराल्ड को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अगले ही पल वो संभल गया। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बूढ़ा सच में पागल है। लेकिन तुमने ऐसा क्या कहा कि उसे लगा हम लंदन जा रहे हैं? ओह हाँ, याद आया। शायद मैंने मजाक में कहा था कल लंदन जा रहे हैं। शायद उसने बात को सीरियस ले लिया। फिर उसने एलेक्स की ओर देखा और धीमे से पूछा, तुमने तो उसे समझा दिया ना? हाँ, लेकिन वो बूढ़ा एक बार जो सोच ले तो आसानी से मानता ही नहीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए घड़ी की ओर इशारा किया। अब चलो जेराल्ड, हम अपने स्केड्यूल से 5 मिनट पीछे चल रहे हैं। मैंने अपना मन बदल लिया है। आज रात मैं कोई फोटोग्राफी नहीं करूंगा। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई और उस रात वो निश्चिंत होकर सो गई। उसके मन में फिर वही सुख, वही शांति लौट आई थी। उसे लगा अब शायद सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन अगले दिन शुक्रवार की शाम तक एलेक्स के भीतर कुछ बदल गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी खुशी को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रही हो। डिक विंडीफोर्ड ने दोबारा फोन नहीं किया था, फिर भी उसे बार बार लगता रहा वो कहीं न कहीं आसपास है। उसकी कही बातें हवा में तैर रही है, वो ही शब्द बार बार कानों में गूंजते, वो आदमी तुम्हारे लिए अजनबी है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। हर बार जब वो उन शब्दों को सोचती तो उसके जहन में उभर आता जेराल्ड का वो चेहरा, जब उसने हंसते हुए कहा था, क्या ये ठीक है एलेक्स, मेरे अतीत के बंद कमरे में झांकने की कोशिश करना? वो ऐसा क्यों बोला था? उसकी आवाज में जैसे कोई छिपी चेतावनी थी, कोई ऐसा डर जिसे वो शब्दों में नहीं कहना चाहता था। ऐसा लगा मानो कह रहा हो,
मेरे अतीत में झांकने की कोशिश मत करना, नहीं तो पछताओगी। हां, बाद में उसने साफ कहा था कि उसकी जिंदगी में कोई और औरत नहीं थी, लेकिन अब एलेक्स उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। आखिर जो आदमी सच कह रहा हो, उसे इतनी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? शुक्रवार की सुबह तक एलेक्स को यकीन हो गया था, जेराल्ड के अतीत में कोई और औरत जरूर थी, और अब वो खुद एक अजीब सी पागल कर देने वाली ईर्ष्या में घिर चुकी थी। क्या वो रात 9 बजे वाला काम वास्तव में किसी और से मिलने का बहाना था? क्या फोटोग्राफी बस एक झूठ, एक पर्दा था? 3 दिन पहले तक उसे लगता था वो अपने पति को पूरी तरह जानती है, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि जिसके साथ वो जिंदगी बांट रही है, वो आदमी दरअसल उसके लिए एक अजनबी है। उसे अचानक याद आया कैसे जेराल्ड ने उस दिन बूढ़े माली जॉर्ज पर बिल्कुल बेवजह गुस्सा किया था। एक मामूली सी बात पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया, जैसे किसी ने उसके किसी गहरे राज को छेड़ दिया हो। वो सोचने लगी, क्या ये वही जेराल्ड है जिसे वो जानती थी? अब तो उसकी हर मुस्कान, हर बात में उसे कोई अनकहा डर, कोई छिपी हुई बेचैनी नजर आने लगी थी। उस दिन कुछ घरेलू सामान की जरूरत थी। एलेक्स ने सहजता से कहा, मैं गांव जाकर ले आती हूं। पर जेराल्ड ने तुरंत रोक दिया। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। और अजीब बात यह थी, वो इस बात पर जिद करने लगा कि एलेक्स घर पर ही रहे। पहली बार एलेक्स को उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा लगा। वो उसे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा था? किस बात का डर था उसे? फिर अचानक उसके भीतर एक राहत की लहर उठी। शायद जेराल्ड को ईर्ष्या हो रही है। शायद उसे पता चल गया है कि डिक फिर से आसपास है और वो नहीं चाहता कि एलेक्स उससे मिले। ये सोचकर एलेक्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। कम से कम अब उसकी बेचैनी को एक वजह तो मिल गई थी। पर शाम ढलते ढलते उसकी बेचैनी फिर लौट आई। जेराल्ड बाहर जा चुका था और घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। कई घंटों से एक वर्जित ख्याल उसके मन में सिर उठा रहा था। क्या उसे जेराल्ड के कमरे में झांकना चाहिए? वो खुद को समझाती रही, नहीं, ऐसा करना गलत होगा। पर मन ने धीरे से कहा, अगर बस एक बार देख लूं तो क्या बुरा है? आखिर उसने खुद को एक मासूम सा बहाना दिया। ऊपर का कमरा तो साफ करना ही है। हाथ में डस्टर लिया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, एक जासूस थी जो अपने ही घर में सच्चाई की तलाश में निकल पड़ी थी। धीरे से उसने बुदबुदाया, काश मैं यकीन कर पाती। काश मुझे बस पक्का पता चल जाता। वो जानती थी अगर कोई सबूत हुआ भी तो जेराल्ड अब तक मिटा चुका होगा। फिर भी उसके दिल का कोई कोना मानने को तैयार नहीं था। काफी देर तक उसने खुद से जूझा और आखिरकार हार गई। चेहरा शर्म से लाल था, पर आंखों में डर और एक अजीब सा जुनून चमक रहा था। उसने अलमारी खोली, दराजे पलटीन, यहां तक कि उसके कपड़ों की जेबें तक टटोल डाली। सब कुछ सामान्य, सिवाय उन 2 दराजों के, एक ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाली और दूसरी डेस्क की दाहिनी ओर की छोटी दराज। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अचानक उसे याद आया, जेराल्ड की चाबियां तो नीचे साइड बोर्ड पर रखी है। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। हर लकड़ी के तख्त की चरमराहट उसे अपराध सी लगी। चाबियां उठाई और एक एक करके आजमाने लगी। पहली चाबी नहीं चली, दूसरी भी नहीं, तीसरी चाबी घुमा दी। उसका दिल अब इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा पूरी दुनिया सुन सकती है। दराज के अंदर था एक चेकबुक, कुछ नोटों से भरा वॉलेट और पीछे एक रिबन से बंधा हुआ चिट्ठियों का पुलिंदा। उसने कांपते हाथों से रिबन खोला, कागजों को पलटा और फिर जैसे उसके भीतर का खून जम गया। वो चिट्ठियां उसी की थी। वो खत जो उसने शादी से पहले जेराल्ड को लिखे थे। हर शब्द, हर पंक्ति। उसने घबराकर चिट्ठियां वापस रखी, दराज बंद की और देर तक वही खड़ी रही। हाथ कांप रहे थे, सांसें टूटी हुई थी। धीरे से उसने बुदबुदाया, मैं क्या कर रही हूं? लेकिन दिल नहीं रुका। अब भी एक जगह बाकी थी, वो बंद निचली दराज जिसे उसने अब तक नहीं छुआ था। एलेक्स को झुंझलाहट हुई। जेराल्ड की चाबियों में से कोई भी उस बंद दराज का ताला नहीं खोल रही थी। उसने एक लंबी सांस ली,
पर अब वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो दूसरे कमरों में गई। अलमारियों, ड्रॉर और ड्रेसिंग टेबल से अलग अलग चाबियां उठाती रही, हर चाबी की खट और क्लिक जैसे पूरे घर की चुप्पी को चीरती जा रही थी। आखिरकार स्पेयर रूम की अलमारी की चाबी उस ताले में फिट हो गई। उसने धीरे से उसे घुमाया, एक हल्की सी क्लिक हुई और दराज खुल गई। एलेक्स ने झुककर भीतर देखा। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पुराने पीले पड़ चुके अखबारों की कतरने। उसके होठों से राहत की सांस निकली, लेकिन तभी एक ख्याल ने उसे रोक लिया। आखिर जेराल्ड को इन पुराने पेपर्स में ऐसा क्या दिलचस्प लगा होगा? उसने एक कतरन उठाई, धीरे से उसे फैलाया और जैसे ही आंखें उस हेडलाइन पर ठहरी, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसने एक कतरन उठाई। कागज नमी और उम्र से लगभग पारदर्शी हो चुका था। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, चार्ल्स लेमेत्रे का मुकदमा। बाकी कतरनों में भी वही नाम बार बार दोहराया गया था, अलग अलग अखबारों से, अलग अलग तारीखों से, पर एक ही कहानी। एक धोखेबाज, बहुविवाही और शक के घेरे में घिरा हत्यारा। लेमेत्रे, वो आदमी जिसने कई औरतों से शादी की और फिर एक एक कर सबको गायब कर दिया। कहा गया, एक घर के फर्श के नीचे एक औरत की लाश मिली थी, बाकी कभी मिली ही नहीं। लेमेत्रे ने अदालत में खुद को बड़ी चालाकी से बचा लिया। अमेरिका के मशहूर वकील उसकी तरफ थे। जूरी उलझ गई, सबूत अधूरे थे। कत्ल के केस में वो नॉट गिल्टी करार दिया गया, पर धोखाधड़ी के मामलों में लंबी कैद की सजा मिली और फिर 3 साल बाद वो जेल से गायब हो गया। कोई नहीं जानता, कहा गया, किस नाम से जी रहा है या किसे अगली बार अपना शिकार बनाएगा। एलेक्स को याद आया वो केस कितना मशहूर हुआ था। अखबारों में लिखा था कि वो आदमी, चार्ल्स लेमेत्रे, औरतों पर अजीब सा असर डाल देता था। लोग कहते थे उसकी आंखों में एक जादू था। अदालत में कभी वो जोर जोर से चीख पड़ता, तो कभी अचानक गिरकर बेहोश हो जाता। डॉक्टरों ने कहा था दिल की बीमारी है, पर सब जानते थे ये ड्रामा था। एलेक्स ने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई। लंबी दाढ़ी, सधा हुआ चेहरा और आंखें, वो गहरी स्थिर आंखें जिन्हें देखकर किसी का भी दिल धक से रह जाए। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक उसके होठों से सांस निकल गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो भौहें ठीक जेराल्ड जैसी थी। वो वहीं पत्थर सी जड़ खड़ी रह गई। नहीं, उसने खुद से कहा, शायद जेराल्ड ने ये तस्वीर इसलिए रखी हो क्योंकि वो उससे मिलता जुलता दिखता है। पर अगले ही पल उसकी नजर तस्वीर के नीचे छोटे से पैराग्राफ पर पड़ी। वहां लिखा था, कातिल की पहचान, उसके बाएं हाथ की कलाई के नीचे एक तिल। एलेक्स के हाथ से कागज फिसल गया। उसका शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने झिलमिलाया जेराल्ड की वही कलाई, जहां एक पुराना गहरा निशान था, एक घाव जो अब किसी डरावने राज की तरह जलने लगा था। तो दोस्तों, यही तक थी फिलोमेल कॉटेज की पहली कड़ी, जहां एलेक्स की प्यारी सी शादीशुदा जिंदगी में अब धीरे धीरे उतर रहा है एक अनदेखा डर। क्या जेराल्ड वही है जो वो दिखता है, या उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा है कोई भयानक सच? इन सवालों के जवाब मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में, जहां प्यार, शक और मौत तीनों एक ही छत के नीचे टकराने वाले हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी कंपास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे क्वीन ऑफ मिस्ट्री अगाथा क्रिस्टी की फिलोमेल कॉटेज पार्ट में। पार्ट के लिए पिन किए गए कमेंट को जरूर देखें। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपास।